जो लोग गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, दोबारा से विचार करें कि पेट्रोल डीजल छोड़ो, जो ईवी खरीदो। ये जो मैं आमतौर पर देखता हूँ कि हम लोग जब गाड़ी प्लान करते हैं ना, तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, या कई बार हम अपनी ज़रूरतों को, अपनी यूजेज को अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट कहा कि आपको पहले 3 बातें खुद से पूछना है। पहला कि आपका डेली का रनिंग कितना है, दूसरा कि आपके आसपास क्या व्यवस्था है, और तीसरा कि आपका पॉकेट क्या कहता है। बहुत से लोगों ने अपने इस गलत कैलकुलेशन की वजह से ईवी बहुत दिनों तक उन्होंने नहीं खरीदा था, क्योंकि अगर केवल शहर में चलाना है तो ईवी बढ़िया गाड़ी है। जब उन्होंने खरीदा तब उनको लगा कि हाँ, हम तो इतना चलाते ही नहीं थे। कार में तो हमने देखा ही रोड टैक्स और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत बड़ी रकम होती है। अगर हम 2 लाख 3 लाख, क्योंकि ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि एक शोरूम प्राइस जो आपको सरकार कंपनियां बताती हैं उसी पर आपको गाड़ी मिल रही है। अगर 30 लाख तक की एक्स शोरूम प्राइस है कार की, तो आपको रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन टैक्स हम माफ़ कर देंगे। तो 30 लाख में तो बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई तब तो। लगभग जो जिस इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम लोग आज की तारीख में जिसकी बात कर रहे हैं, लगभग सभी 30 लाख के अंदर आपको मिल रही है। यानी 1 जुलाई से पॉलिसी लागू हो गई है, तो 1 लाख जो गाड़ी होगी, पहली कार आप खरीदेंगे, उसी पर आपको ये रोड टैक्स फ्री होगा। तो फटाफट ले लेना चाहिए जिनको लेना है। से कुछ चीज़ें हैं जो फीचर्स आपके होने चाहिए, जैसे कि स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपके होने चाहिए। 360 डिग्री कैमरा हो तो बढ़िया है, उस साइज़ में आपको पार्किंग करने में आसानी होगी। एडास बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मैंने आज तक किसी को करते हुए देखा नहीं है, लेकिन वही है कि हाईवे के ऊपर जब जा रहे हैं तो एक एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल होता है, वो मैं इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, आपकी बात मान ले किसी ने ईवी खरीद लिया, पछताएगा तो नहीं, क्योंकि चार्जिंग का तो बड़ा झंझट रहता है। नहीं, अब ईवीज़ को लेकर मेरे ख्याल से वो पछताने वाली बात नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि आमतौर पर 90% 85% के आसपास लोग घर पे चार्ज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदें, पेट्रोल की गाड़ी खरीदें कि डीजल की खरीदें या फिर हाइब्रिड खरीदें, बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा था। लोग उसका कैलकुलेशन कर रहे थे कि कौन सा सस्ता पड़ेगा, कौन सा महंगा पड़ेगा, दिल्ली सरकार कब किसको बैन कर देगी पता नहीं चल रहा है, बैटरी कितने दिन चलेगी। इन सब के बीच क्या हुआ कि दिल्ली सरकार ने ईवी पॉलिसी का नया वर्जन ले आया है, और ले ही नहीं आया, दरअसल उसको लागू भी कर दिया है 1 जुलाई से। तो आप अगर गाड़ी खरीदना चाहते हैं, चाहे बाइक खरीदना चाहते हों, चाहे कार खरीदना चाहते हों, या फिर आप में से कुछ लोग होंगे जो पैसेंजर ऑटो खरीदना चाहते हों, तो आपको सस्ता क्या पड़ेगा, इलेक्ट्रिक वाली या फिर पेट्रोल वाली, डीजल वाली या फिर सीएनजी वाली। बहुत सारा कन्फ्यूजन आपके मन में चल रहा होगा। ये कन्फ्यूजन इसलिए बढ़ गया है क्योंकि सरकार ने कहा है कि भाई, जो लोग खरीदेंगे बाइक, उनका तो हम रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन टैक्स तो माफ़ कर ही देंगे, साथ ही साथ ऊपर से हम पैसा भी देंगे उनको। कहीं 10,000, कहीं 30,000, कहीं 40,000, कहीं 50,000 इंसेंटिव दिया था। बड़ा लुभावना हो गया है, लेकिन कन्फ्यूजन अभी भी वैसा ही का वैसे ही बरकरार है। अब एक कन्फ्यूज़न दूर करने की आज हम कोशिश करेंगे, और उस कोशिश में हमारे साथ हैं क्रांति संभव जी, जो कि ओवरड्राइव के एडिटर हैं। काफ़ी लंबे समय से इनका अनुभव रहा है पूरे ऑटो सेक्टर को लेकर के। तो इनसे आपके हर कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल कहीं आधे घंटे तक कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। और अगर आप गाड़ी बुक करा ली है तो सोच लीजिएगा कि वही गाड़ी खरीदना है जो बुक कराएं, या फिर कुछ नया खरीदना है। क्रांति संभव जी, 1 जुलाई से दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी लॉन्च कर दिया है, और उसमें कई सारे लुभावने ऑफर भी दिए हैं कि बाइक खरीदेंगे तो इतने का आपको मुफ्त में इंसेंटिव देंगे, 3 व्हीलर खरीदेंगे तो इतना इंसेंटिव देंगे, कार खरीदेंगे तो आपका बिल्कुल रोड टैक्स माफ़ हो जाएगा। तो सबसे पहला सवाल ये कि जो लोग गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, दोबारा से विचार करें कि पेट्रोल डीजल छोड़ो, जो ईवी खरीदो। वहाँ पे पॉलिसी के हिसाब से और अभी की ज़रूरतों के हिसाब से केवल अगर तुरंत, जिसे नीजर रिएक्शन कहते हैं, वो अगर वैसे डिसाइड करेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा। इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए कि अनाउंस तो कर दिया सरकार ने, आपकी ज़रूरत बेसिकली है क्या, है ना। मान लीजिए जो मैं आमतौर पर देखता हूँ कि हम लोग जब गाड़ी प्लान करते हैं ना, तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, या कई बार हम अपनी ज़रूरतों को, अपनी यूजेज को अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आप अपनी जो ज़रूरत है और जहाँ पर आप रहते हैं उस इलाके को देखिए कि डेली रनिंग आपकी कितनी होगी, और उसके ऊपर खर्च कितना आएगा, और उस हिसाब से आपको बेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, कौन सा फ्यूल ऑप्शन जो है या पावर ट्रेन ऑप्शन आपको बेस्ट लगेगा, वो आप सोचिए।
अब यहाँ दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो अब जो है ईवी खरीदना एक से ज़्यादा बहुत सारी वजहों की वजह से वो अब सही नहीं इस पे ऑप्शन मैं हो आऊँगा, सकता है। लेकिन आपने जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट कहा कि आपको पहले 3 बातें खुद से पूछना है। पहला कि आपका डेली का रनिंग कितना है, दूसरा कि आपके आस-पास क्या व्यवस्था है, और तीसरा कि आपका पॉकेट क्या कहता है, क्यों? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो इस तीनों को कैसे कैलकुलेट किया जाए? अब यहाँ जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि सभी की अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं, अपने अपने ड्राइविंग पैटर्न होते हैं। अब एक जैसा है, मैं भी जब गाड़ी खरीदने के लिए जाऊँगा, आप भी जाएंगे, हम लोग आमतौर पर स्पेशली दिल्ली में तो हम लोग आमतौर पर देखते हैं कि साल में 2-4 बार तो पहाड़ में चले ही जाएंगे। जा पाते हैं, छुट्टी कभी मिलती है नहीं मिलती है, बच्चों का लेकिन स्कूल सोच है ज़रूर और लेते हैं। सोच समझ लेते हैं। उस चक्कर में हम एक जैसे जो सेडान का जो वो था ट्रेंड था, उसमें हम देखते थे कि सबको एक लगेज स्पेस चाहिए, डिक्की चाहिए गाड़ी में, भले ही उन्होंने साल भर यूज़ ना किया हो। तो वो एक रियलिटी समझनी चाहिए कि हम बेसिकली साल में गाड़ी कितनी चलाएंगे। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि डेली रनिंग आपकी कैसी है। डेली रनिंग में हम लोग आमतौर पर सोचते हैं कि नहीं महीने में हम लोग 3,000 10,000 तो चलाए, 5,000 किलोमीटर तो चला ही लेंगे। और पता चले कि हम लोग ऑफिस जा रहे हैं 12 किलोमीटर, घर ऑफिस से आ रहे हैं 12 किलोमीटर, 25 किलोमीटर आपका डेली रन हो रहा है, और इस हिसाब से आप जो है जो 5,000 10,000 का जो आपने सोचा था उससे कहीं कम गाड़ी आपकी चल रही है। और इसी वजह से ईवीज को लेकर बहुत सारे लोगों में जो मैंने देखा है कि जब खरीदने से पहले जो उनको डर था और खरीदने के बाद जो उनको कंफर्ट लेवल था, मैं इसमें किसी एक पावर ट्रेन की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत से लोगों ने अपने इस गलत कैलकुलेशन की वजह से ईवी बहुत दिनों तक उन्होंने नहीं खरीदा था, क्योंकि अगर केवल शहर शहर में चलाना है तो ईवी बढ़िया गाड़ी है। जब उन्होंने खरीदा तब उनको लगा कि हाँ हम तो इतना चलाते ही नहीं थे, और इस हिसाब से तो चार्जिंग का जो डर था वो तो सच्चाई नहीं थी। तो इस हिसाब से है कि जो ज़रूरत है वो, और आसपास के माहौल में मैं इस वजह से उसका जिक्र किया, क्योंकि अगर घर के पास आपके चार्जिंग पॉइंट नहीं है तो फिर ईवी खरीदने का बहुत ज़्यादा मतलब अभी मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि चार्जिंग आप कहाँ ढूंढेंगे। और तीसरा पॉकेट बजट, क्योंकि हम लोग सोचते हैं क्योंकि मेरे पास तो इस तरह के सवाल आते रहते हैं, शुरू करते हैं 5.5 लाख की गाड़ी की डिस्कशन के साथ और फिर फाइनल होता है 17.5 लाख में। नहीं तो इस पे अगर किसी को ईवी और पेट्रोल डीजल दोनों में से एक चुनना हो, तो पर डे रनिंग या फिर एनुअल रनिंग कितना रखे कि ईवी पे जाना चाहिए? देखिए, अब मेरे हिसाब से बजट जो है, क्योंकि ये एक बहुत लंबी चर्चा, बहुत लंबा डिस्कशन हमेशा देखा हमने कि आइस वर्सेस ईवी का जो डिस्कशन आप यूट्यूब पे और इस सब पे बहुत सारे कैलकुलेशन दिखे, और कई तो बड़े ही हास्यास्पद से सही मुझे है। लगते हैं, क्योंकि अब ये आप मान के चल रहे हो कि जब एक ही गाड़ी के 2 वर्जन, मान लीजिए नेक्सॉन है, नेक्सॉन पेट्रोल में भी आती थी, आती है, ईवी भी आती है, तो शुरू में इसके ऊपर डिस्कशन होता था, बैटरी की कीमत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे 3 लाख 4 लाख 2 लाख आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, आप उस कीमत को उस वक्त में कैलकुलेट करें, वो इट मेक सेंस। लेकिन आज की तारीख में अगर देखें तो गाड़ियाँ जो हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, वो स्टैंड अलोन भी उपलब्ध हैं। कहने का मतलब ये है कि 7 लाख 6 लाख 10 लाख 12 लाख में वो गाड़ियाँ हैं जिसका पेट्रोल काउंटर पार्ट या डीजल काउंटर पार्ट नहीं है। तो वहाँ पे वो कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और मेरे ख्याल से वाजिब नहीं भी होगा, क्योंकि अब मेरे ख्याल से कस्टमर्स को केवल ये सोचना चाहिए कि कितने दिनों तक गाड़ी लेनी है, कितने दिनों तक रखनी है, डेली रन कितना है, उसमें खर्चा कितना आएगा। क्योंकि ऑनेस्टली मैं दिल्ली वाला हूँ और हमेशा से पेट्रोल या आइस व्हीकल का पक्षधर रहा हूँ, मुझे वही चलाने मज़ा आता है। इलेक्ट्रिक भी बहुत मज़ेदार गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने पहले एनजीटी के रूल्स को देखा था और अब जो है इथेनॉल के ऊपर लोगों का कन्फ्यूजन देखा है, और फिर ईवीज़ का बोलबाला देखा है, तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि दिल्ली में आइस व्हीकल्स की उम्र वैसे भी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो अगर आप ईवी खरीदना चाहते हैं तो अपने कितना चलते हैं ये देखिए, आसपास चार्जिंग की सुविधा है कि नहीं ये देखिए, और फिर अपने पॉकेट को देखिए। अब इन सब कुछ अगर ईवी खरीदना है तो आपको कितना फ़ायदा होगा, इस पॉलिसी से ज़रा बता दीजिए दर्शकों को। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो आपकी टू व्हीलर जो बेसिकली बैरियर थे, एक मतलब ईवी पॉलिसी मुझे सबसे जो एक ओवरआर्चिंग थीम लगा या बड़ी चीज़ जो बड़ा पिक्चर लगा, वो ये है कि जो कन्फ्यूजन था कस्टमर्स में, आम कार कस्टमर्स, बाइक कस्टमर, वो कन्फ्यूजन दूर हो गया। क्योंकि हमने देखा है, हमने और आपने कई बार चर्चा भी की है बहुत सारे शोज़ में, कि किस तरह से सेंट्रल पॉलिसी अलग होती है, स्टेट पॉलिसी अलग होती है। कुछ स्टेट में आपको हाइब्रिड के ऊपर छूट मिलता है, कुछ स्टेट में हाइब्रिड के ऊपर छूट नहीं मिलती है। आप जो है शुरू के 500, शुरू के 5,000, शुरू के 2,000 इस तरह के लॉट को मिल रहा है। बाद में अचानक से, अगर आपने देखा हो, ईवी की बिक्री मार्च में अचानक से बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि वहाँ पे सबको लगा कि सब्सिडी खत्म हो जाएगी। तो वो सारा कन्फ्यूजन दूर हुआ है। उस हिसाब से मुझे लगता है कि आप चाहे ईवी 2 व्हीलर ले रहे हो या ईवी 4 व्हीलर ले रहे हैं, दोनों में आपको फ़ायदा होगा। कार में तो हमने देखा ही रोड टैक्स और आपका
जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत बड़ी रकम होती है। अगर हम 2 लाख 3 लाख, क्योंकि ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि एक शोरूम प्राइस जो आपको सरकार कंपनियां बताती हैं उसी पर आपको गाड़ी मिल रही है। और कार के मामले में इट्स अ बिग बिग अमाउंट। और टू व्हीलर में तो वो 2000-5000 का जो फ़र्क होता है वो भी बहुत मायने रखता है। इस वजह से हमने देखा कि जो ये टू व्हीलर्स के जो कस्टमर हैं, ज़रा सा भी ऊपर नीचे प्राइस होता है तो वो जो डिसीजन है डिसीजन वो ऊपर रोक तो देते टू हैं। व्हीलर के कस्टमर ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होते हैं। हालांकि कार में भी देखता हूँ कि बहुत खींचतान चलती रहती है शोरूम वाले से कि भाई इतना कम कर दो, इतना कम कर दो, यहाँ पे एसेसरीज का छूट दे दो। तो उसमें भी छूट अच्छी खासी सरकार ने दी है। उसने कहा कि अगर 30 लाख तक की एक्स शोरूम प्राइस है कार की, तो आपको रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन टैक्स हम माफ़ कर देंगे। तो 30 लाख में तो बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई तब तो। लगभग जो जिस इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम लोग आज की तारीख में जिसकी जिसकी बात कर रहे हैं, लगभग सभी 30 लाख के अंदर आपको आपको मिल रही है। चाहे वो एमजी की गाड़ी हो, टाटा की गाड़ी हो, hyundai की गाड़ी हो, मारुति की भी हो, या टोयोटा की। तो जो भी आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो जो दिख रही हैं वो सारी 30 लाख की। महिंद्रा की जो सबसे ज़्यादा जो इवन, क्योंकि अगर हम मास मार्केट के हिसाब से देखें तो वो थोड़े प्राइस में उनकी जो गाड़ियां हैं 9e 6e थोड़ी सी ऊपर हैं, बट वो भी आपको 30 लाख के अंदर ही आ रही हैं। तो आई गेस जो जो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, जो हमारे दर्शक जिस तरह की गाड़ियों के बारे में सोच रहे होंगे, लगभग सभी आप उस वाले प्राइस रेंज के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो उसमें आपको कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस, रोड टैक्स नहीं देना है। 2-3 लाख रुपए का फ़ायदा वहाँ सीधा सा मिल गया। एग्जैक्टली, वो बहुत अच्छा, एक बड़ी चीज़ और रकम बड़ा है। इंटरेस्टिंग सी बात कही गई पॉलिसी में कि अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है, हालांकि यहाँ साफ कर दूं कि ये जो पॉलिसी है इसमें कहा गया कि पॉलिसी लागू होने के साथ ही, यानी 1 जुलाई से पॉलिसी लागू हो गई है, तो 1 लाख जो गाड़ी होगी, पहली कार आप खरीदेंगे, उसी पर आपको ये रोड टैक्स फ्री होगा। तो फटाफट ले लेना चाहिए, इनको लेना है। बिल्कुल। 1 लाख तो बिकते बिकते बहुत देर लगेगी नहीं? 1 लाख का बिकते बहुत देर कितना लगनी नहीं बिकती है चाहिए, गाड़ियाँ क्योंकि वैसे? अभी अगर हम देखें पिछले मई की जो बिक्री थी उस हिसाब से लगातार मार्च अप्रैल में हमने इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर की जो बिक्री है लगभग बढ़ते हुए देखा है। अच्छा। और अब जो है वो मार्केट का जितना सोचा नहीं था उस हिसाब से लगभग 7% हो गया है। सो स्पीड जो है वो मेरे ख्याल से काफ़ी तेज़ी से तो बढ़ मतलब रही है। जिनको खरीदना हो तो तुरंत ले लें। हाँ, पता मेरे चले ख्याल 1 लाख का सीमा पार किया तो आपको वो छूट नहीं मिलने वाली है। अच्छा, एक बिल्कुल। चीज़ और इन्होंने कहा है कि जो एक स्क्रैपेज इंसेंटिव दे रहे हैं ये लोग, जी। कि जो पुरानी गाड़ी है BS4 नॉर्म्स है, उससे नीचे के लेवल की गाड़ी है, उसको आप बेचेंगे तो उसको भी आपको हम पैसा देंगे। वो कितना लुक्रेटिव है? स्क्रैपेज में देना सही है कि फिर कहीं बाहर बेच लेना चाहिए? आप अगेन वो कैलकुलेट आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए स्क्रैपेज वाली जो गाड़ियां हैं वो काफ़ी दिनों से इसकी चर्चा चल रही थी, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता था कि कहाँ दें, कैसे दें, उसके पीछे एग्जैक्टली मिल क्या रहा है, उसके एवज में क्या मिल रहा है। अभी जो मुझे लग रहा है कि इस वाले अनाउंसमेंट के साथ जो कॉन्फिडेंस है लोगों का बढ़ेगा। और कैलकुलेट आप कीजिए, क्योंकि ये बहुत पुरानी गाड़ी है तो आपका रीसेल वैल्यू जो है वो रीसेल वैल्यू, कुछ ब्रांड्स का रीसेल वैल्यू अच्छा है, कुछ ब्रांड्स का रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलता जब आप मार्केट में बेचने के लिए जाएँ। तो आप मेरे ख्याल से एक बार मैं अगर मेरी गाड़ी होगी तो मैं जाके पहले सेकेंड हैंड जो डीलर है डीलर्स उनसे। हैं उनसे एक बार कोटेशन लूँगा, फिर अपने स्क्रैपेज वाले स्क्रैपेज में में जाऊँ, जाओ। क्योंकि वहाँ पे स्क्रैपेज में एक चीज़ फ़ायदा ये है, क्योंकि अब तो बहुत सारे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हो गए हैं तो उसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन एक वक्त में हम देखते थे कि पुरानी गाड़ियों को लेकर एक डर बना रहता था कि वो अगर उन्होंने ट्रांसफ़र सही से नहीं किया तो मिसयूज़ कर लिया। मिसयूज़ किया, चालान आएगा, एक्सीडेंट होगा, गलत घटना या गलत उस तरह के हरकतों में उसका इस्तेमाल होगा, तो एक डर लगा रहता था। स्क्रैपेज में वो डर नहीं है आपको, जो आपका शासी स्क्रैपेज गया तो सारा काम पूरा खत्म एक आप। काम खत्म। लेकिन अब तो बहुत सारे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं तो उसमें आपको उतनी चिंता नहीं है। लेकिन अगर गाड़ी बहुत पुरानी हो गई और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, अगर स्क्रैपेज में आपको इजी पड़ेगा तो वाई नॉट। और स्क्रैपेज में, कि स्क्रैपेज में देंगे तो उसी टाइम आपको पैसा अकाउंट में दे दिया और जाएगा। उसमें ये भी था ना, स्क्रैपेज में अगर आपको याद होगा जो एक नोट भी मिल रहा था आपको, क्रेडिट नोट जैसा, कि हाँ आपने भेजा स्क्रैपेज हाँ, में गाड़ी इसका दी है, उसकी तो जगह आप दूसरा। उसकी जगह आप अपने गाड़ी की खरीद के वक्त आप उस नोट का इस्तेमाल करें हाँ, तो तो एक इसका वो मतलब भी जितनी गाड़ी आपने स्क्रैपेज में बेचा उसका पैसा आपको 4 व्हीलर जब खरीदें तो वहाँ तो डिस्काउंट उसको आपको मिल डिस्काउंट जाएगा। अच्छा, अब ये बात तो रही कारों की। तो थोड़ा सा अगर बता सकें तो, कि आप तो कारों का माहिर हैं, कि 30 लाख से या 30 लाख तक वाले एक्स शोरूम प्राइस में कौन कौन सी गाड़ियाँ मस्त हैं जो बिल्कुल ले लेना चाहिए लोगों को? वो डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत कैसी है अगेन, और बजट क्या है। जैसे शुरुआती रेंज में अब आप देख रहे होंगे बहुत ही छोटी एक कॉमेट है ना, एमजी की, वो लोग नहीं, थोड़ा सा ऊपर उठिए। चल थोड़ा सा ऊपर उठते हैं। अगर 15-20 की अगर मैं बात करूं तो वहाँ वहाँ पे या उस बीच में आप देख सकते हैं कि एक एक लॉट है जहाँ पर नेक्सॉन
जैसी गाड़ियां हैं और दूसरे लॉट पे आपको महिंद्रा जैसी गाड़ियां हैं। तो बिटवीन 15 से 25 ये सभी गाड़ियों में से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ भी चुन सकते हैं, क्योंकि रेंज जो शहरी इलाकों के हिसाब से रेंज जो है वो काफ़ी जिसे मैं कहूँगा रीअश्योरिंग है इन सब में। एक जो फ़र्क मुझे महिंद्रा के पक्ष में जाता हुआ दिखा रहा है कि आमतौर पर जो हमने टेस्ट किया उसका 450-500 के आसपास का रेंज लगातार उसका मिल रहा था, जो उसकी बड़ी वाली गाड़ियाँ हैं। अगर मैं क्रेटा इलेक्ट्रिक की बात करूं तो वो भी 450-400 के आसपास का रेंज मिल रहा था। बिल्कुल छोटी गाड़ियां जो हैं, चाहे टियागो या जैसे सिट्रॉन की E C3 आई थी, या बाकी जो उस सेगमेंट में 10 लाख से नीचे गाड़ियां हैं उसमें आप देखेंगे कि रेंज जो है वो 125-150 इस टाइप के रेंज की गाड़ियां आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से अगर शहरी इलाकों के लिए आप केवल जैसे जैसे कहते हैं ना ग्रोसरी रन, बच्चों को लाना है, ये स्कूल छोड़ना है, स्कूल लाना है, छोड़ना टाइम से है, करना है। वहाँ तो आपके टियागो ईवी या पंच ईवी इन सब या कॉमेट इन सब से भी अगर काम कोई चल एसयूवी जाएगा। का शौकीन हो तो अगर इलेक्ट्रिक लेना चाहे तो वहाँ पे मुझे लगता है कि किस रेंज में 30 लाख वाले? महिंद्रा की जो गाड़ियाँ हैं वो आपको स्पेस फीचर्स के हिसाब से काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेंगी। हैरियर ईवी जो है वो चलने में मुझे काफ़ी ठोस लगती है, और ब्रेकिंग हैरियर ईवी स्पेस के हिसाब से अच्छी है। इलेक्ट्रिक के मामले में टाटा जो है वो थोड़ा सा लीड कर रहा है, और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी आपको फीचर रिच बहुत मिलेंगे। वहीं महिंद्रा की अगर बात करें तो वो मुझे चलाने में ऑब्वियसली अच्छी लगी हैं, और हैंडलिंग भी उसकी अच्छी है। रेंज उसका जो है वो भी एक काफ़ी पॉजिटिव मुझे लगा है इलेक्ट्रिक के हिसाब से। मतलब आपको लगता है कि जो 2-3 लाख के चक्कर में थोड़ा सस्ती गाड़ी लेना चाह रहे तो अब महंगी गाड़ी ले लेंगे? वहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आप होता क्या है ना कि जब आप जाते हैं शोरूम में तो 2-3 चीज़ें आपको गाइड करती हैं। एक एस्पिरेशन कि हाँ, आप हाउ डू यू सी योरसेल्फ, कि आप किसी को बोला कि भाई मैं इस तरह की गाड़ी में दिखना चाहता हूँ, तो एक एंगल वो होता है। दूसरा एंगल होता है कि आप की ज़रूरत, मतलब पॉकेट क्या है और ज़रूरत आपकी आपकी क्या उस हिसाब से होती है। तीसरा जो है वहाँ पर जो बेच रहे होते हैं वो आपको कुछ ना वो आपको कुछ कुछ पट्टी इम्प्रेस बढ़ा करने की देते कोशिश करते हैं। हैं। और उस चक्कर में होगा आप वो फीचर्स के लिए आप खर्च कर देते हैं जिस फीचर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आप आमतौर पर करते नहीं है। मैं उस मामले में थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ, मुझे सनरूफ वनरूफ बहुत ज़्यादा पसंद है नहीं। तो तो समस्या है कि आप ओल्ड स्कूल में, अब बच्चे ओल्ड स्कूल वाले होते नहीं है, कई बार हाँ, वो इम्प्रेस लेकिन करते हैं कि आपको मैं ये ये चाहिए कहूँगा, वो चाहिए। हाँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पैसा जब आप ही खर्चा कर रहे हैं थोड़ा सा हाथ टाइट रखिए। और उसमें मुझे मेरे हिसाब से ये है कि आप एग्जैक्टली देखिए कि कौन से फीचर्स बिल्कुल ज़रूरी हैं। मैं उस जो स्कूल ऑफ थॉट मेरा ये है कि सनरूफ वनरूफ जैसे फीचर्स मुझे बहुत ज़्यादा फंक्शनल यूजेबल नहीं लगते हैं, यूज़फुल नहीं लगते हैं। और जैसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो फीचर्स आपके होने चाहिए, जैसे कि स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपके होने चाहिए। 360 डिग्री कैमरा हो तो बढ़िया है, उस साइज़ में आपको पार्किंग करने में आसानी होगी। एडास बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मैंने आज तक किसी को करते हुए देखा नहीं है, लेकिन वही है कि हाईवे के ऊपर जब जा रहे हैं तो एक एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल होता है, वो मैं इस्तेमाल करता हूँ, जिसमें कि आपने क्रूज़ कंट्रोल पे डाल दिया, सामने वाली गाड़ी जिस स्पीड पे चल रही है गाड़ी वापस उसी स्पीड पर आएगी, और जब आगे वाली गाड़ी हट जाएगी तो आप वापस उसी स्पीड पर चले जाएंगे। आपने मान लीजिए हाईवे स्पीड 100 के ऊपर गाड़ी सेट कर दी, सामने ट्रैफिक है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सीलेटर दबाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेक दबाने की ज़रूरत नहीं, गाड़ी आई आपको उसके सामने स्लो हो। इस तरह के कुछ कुछ फीचर्स हैं, अच्छे म्यूज़िक सिस्टम, उस पर खर्च करें, लेकिन शो केवल शो के लिए या केवल एक स्टेटमेंट देने के लिए फीचर, तो पॉइंट ये है कि 2 लाख 1 लाख आप खर्च करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो खर्च यूटिलिटी कितना एग्जैक्टली इस्तेमाल वैसे कर, वाले फीचर हालांकि हों। होता ये है कि जैसे कि फ़ोन उन खरीदते हैं हम लोग तो बहुत सारे फीचर होते हैं, लेकिन इस्तेमाल कितने कर रहे होते हैं, या तो हालांकि 25% ज़्यादा इस्तेमाल चलिए करनी इसमें होती थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। कुछ कुछ फीचर्स जो मैं हमेशा सबको रिकमेंड करता हूँ गाड़ी में, जैसे वायरलेस कार प्ले या एंड्रॉयड ऑटो होना चाहिए। हाँ, जिससे कि बहुत ही सुविधाजनक फीचर है, आपको बार बार, क्योंकि वो ड्राइविंग को सेफ भी बनाता है मेरे हिसाब से, बार बार आपको फ़ोन नहीं देखना, ये नहीं, मैप आपने लगा दिया, आप स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स होना चाहिए, अगेन सेफ्टी के लिए, जिससे कि आप बार बार स्टीयरिंग से हाथ ना हटा नहीं रहे हैं कंट्रोल बदलने के लिए। इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा होना चाहिए, सेंसर्स होने चाहिए जो आपको सुविधाजनक पार्किंग दे। एक फ़ीचर है जो कि मुझे हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा मैं उसकी वकालत करने लगा हूँ, वो है वेंटिलेटेड सीट्स। जिस हाँ, वो तरीके से वाकई है ना, काफ़ी अच्छा, वो जिस आपको तरीके से आरामदायक बनाता बैठते है। हैं, हाँ, और स्पेशली दिल्ली की गर्मी गर्मी में। तो जिस तरीके से अचानक से वो, जैसे वो डोसे वाले तवे पे नहीं पानी जैसे छिड़कते हाँ, हैं, कुछ वैसा वैसी सी फीलिंग फीलिंग आती आती है। है। तो ये मुझे एक
फीचर जो है वो काम का लगता है। तो अगेन वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप उसके लिए लाख 2 लाख खर्च करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन आप ये सजेस्ट करेंगे फाइनल क्वेश्चन कार के ऊपर कि अगर आपको दिल्ली में ही रहना है, दिल्ली में चलना फिरना है, तो इस ईवी पॉलिसी के बाद आपको इलेक्ट्रिक कार लेने में कोई गुरेज नहीं करना मेरे चाहिए। ख्याल से ईवी पॉलिसी से और सहूलियत मिली है, उससे और उससे मदद मिली है। लेकिन जो हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो जो इथेनॉल का डिस्कशन है, इथेनॉल को लेकर, ईवीज़ को लेकर, हाइड्रोजन फ्यूल सेल को लेके, तमाम तरह के पावर ट्रेन और फ्यूल ऑप्शन को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके जो कन्फ्यूजन चल रहा है, उसमें आमतौर पर आप देखिए कि ईवी की तरफ ही लोग, उससे फ़ायदा केवल ईवी को ही हो रहा है। क्योंकि हमें आप पेट्रोल में पता नहीं कितना एथेनॉल मिलाएं, कितना नहीं मिलाएंगे, माइलेज देगा नहीं देगा। एग्जैक्टली कोई कर रहा है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई कर रहा है कुछ फ्लेक्स कर रहे हैं। फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ी आप लेंगे या नहीं लेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि उसमें जो माइलेज की आपकी कमी आएगी 30%, वो या 22% 20%, वो आप मार्जिन होगा कि नहीं उससे, तो फ्यूल मतलब प्राइस उधर कट वाला से। प्लेनेट बहुत तो वो वाला वहाँ अभी पे ठोस उथल-पुथल है मचा नहीं। हुआ है। E20 को लेकर जो है वो E25 होगा या 27 होगा, वो एक ब्लेंड को लेकर गाड़ी कंपनियां भी बहुत साफ साफ नहीं बोल रही हैं कि एग्जैक्टली उनकी गाड़ी किस 25 के लिए तैयार है या नहीं है। तो ऐसे में कस्टमर जो है, हम और आप क्या करेंगे, हम और आप जब ख़रीदने के लिए जाएंगे गाड़ी, तो आप, जैसे मेरे पास एक पुरानी डीजल कार थी, वो ग्रैब के 3-4 राउंड के बाद मैंने वो पुरानी गाड़ी डीजल वाली बेच दी। मुझे बहुत पसंद थी गाड़ी चलाने में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको एक फ्यूचर प्रूफ गाड़ी चाहिए। हर एक कस्टमर को ऐसे कि आज मैंने ले ली, क्योंकि ऐसा खरीद तो है नहीं कि आपने, मोबाइल फ़ोन नहीं है कि हर साल आपने बदल लिया। तो आप कम से कम 5 साल का एक मार्जिन रखेंगे, होराइजन रखेंगे। उस हिसाब से फ़ायदा मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही इसमें मिल रहा है, और ईवी पॉलिसी से वो और ज़्यादा फ़ायदा जो है मेरे ख्याल से डबल हो जाएगा। एक ही चिंता या एक ही गैप है अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, वो है बैटरी रेंज का। क्योंकि अगर हमारी जो यूजेज है, शहरी इलाकों के यूजेज के लिए जो भी आप ईवी ले लें, वो लगभग आपको काम चल ही जाएगा। यही है कि आप लंबी दूरी के लिए आप लेना चाहेंगे ही नहीं चाहे, वो गैप बचा हुआ है। उसके अलावा तो सारे जो कस्टमर हैं, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं इंसेंटिव और जो माहौल, उस हिसाब से इट विल, हाँ, ईवी का ही ईवीज का मन रहा है। तो ये तो सारी बात आपने ईवी कारों की कर ली। ईवी टू व्हीलर जो है उस पर भी काफ़ी फोकस है इस पॉलिसी में। उसमें कहा गया है कि अगर टू व्हीलर लेते हैं आप, तो पहले साल अगर खरीद लेते हैं तो 30,000 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा, दूसरे साल में 20,000 का, और तीसरे साल में 10,000 रुपये का इंसेंटिव आपको मिलेगा। ठीक ठाक इंसेंटिव है। हाँ, और इस प्राइस रेंज में तो बहुत बढ़िया, क्योंकि आप, दोनों चीज़ें हैं। एक तो प्राइस भी उनकी बहुत ज़्यादा नहीं होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, ईवी टू व्हीलर्स की, और प्लस वो प्राइस सेंसिटिव भी, उसका वो उस सेगमेंट में कस्टमर बहुत ज़्यादा होते हैं। और थर्ड, आई गेस, जो शोरूम के जो डीलरशिप हैं, उनके पास भी मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो उस हिसाब से 2,000, 5,000, 3,000 का भी जो फ़र्क है टू व्हीलर्स में, वो काफ़ी मायने रखता है। आपने देखा होगा GST 2.0 के बाद, जो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपने इंजन के साइज़ ही को छोटा कर लिया, क्योंकि 350 सीसी से ऊपर जो है वो GST ज़्यादा लग रहा था। तो उन्होंने जो 390-400 सीसी के जो इंजन थे, उनको उन्होंने छोटा करके 350 कर दिया। तो वो इस वजह से, क्योंकि बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। लेकिन टू व्हीलर में अभी जितना मैं देख रहा हूँ, वो टू व्हीलर में वो वाला सेगमेंट, अभी मोटरसाइकिल वाला सेगमेंट को जो कवर करना अभी मुश्किल है। क्योंकि मोटरसाइकिल वाले सेगमेंट में आमतौर पर आप लॉन्ग रेंज की बात करते हो। टू व्हीलर में अभी भी रेंज जो है वो किसी को गाड़ी से लद्दाख जाना है, किसी को कहीं हाँ, दूर नहीं, जाना इवन है। शहर में भी अगर आप देखें, जैसे मोटरसाइकिल, जैसे कस्बों की बात करें, रूरल एरियाज़ में बात करें, जो नौकरी पेशा है, जो 1-2 इलेक्ट्रिक कंपनी वालों से मेरी बात हुई थी, उसमें उनका एक बहुत बड़ा एक क्राइटेरिया ये ज़रूर है रेंज को लेकर। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही अगर देखें, कोई गांव वगैरह में आप देखें, तो एक गांव में काम रह रहे हैं, दूसरे गांव में नौकरी कर रहे हैं। और कई बार होता है कि आप 80-90 किलोमीटर का आपका फासला वैसे ही कवर कर लेते हैं, और मोटरसाइकिल उसमें अच्छा काफ़ी काम करती है। इस्तेमाल वो वाले एरिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी भी बहुत उनका चैलेंज है, उतना लंबा रेंज। लेकिन दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनके लिए ठीक है। बिल्कुल, दिल्ली में तो रहते ये अगर बाइक लेना हो, इलेक्ट्रिक लेनी हो, इस इंसेंटिव का फ़ायदा उठाना, तो आपका प्रेफर बाइक कौन सी होगी अगर आपको लेनी हो तो? इस मामले में क्या आप नहीं लेंगे बाइक अब? नहीं, बाइक लेंगे अभी। तो कौन सी बाइक लेंगे? अभी ली है मैंने एक, नहीं, अगर आपको इलेक्ट्रिक बाइक लेनी हो रेखा गुप्ता जी के ऐलान के बाद, तो कौन सी बाइक लीजिएगा? उस मामले में देखिए, वो इलेक्ट्रिक में एक जो मज़ा है ना, वो है इंस्टेंटेनियस टॉर्क का। हाँ।
तो वो जो आप जब एक्सीलेट करते हैं तो बहुत तेज़ी से भागती है, तो वो बड़ा मज़ा आता है। अच्छा। ठीक है, तो वो उस हिसाब से मैंने जो अभी हाल फिलहाल में चलाई है, एक एथर की याद आ रही है, एथर वाली मुझे बाइक बड़ी पसंद आई थी। एक अल्ट्रा वायलेट की जो, वो तो एक्चुअली बाइक की शक्ल में ही आपको 45X47 जो है वो देखने को मिलती है, तो वो बाइक की शक्ल में ही है और चलाने में काफ़ी मज़ेदार वो लगी है। और ये दोनों लेकिन थोड़े से प्रीमियम वाले रेंज में, तो मुझे चूंकि परफॉर्मेंस ज़्यादा पसंद है मैं वो लूँगा। लेकिन बाकी आप अगर डेली रोजमर्रा की डेली में, जरूरतों के हिसाब से बहुत देखें सारे तो टीवीएस, बजाज, इन सब की जो जो स्कूटर्स हैं वो बहुत अच्छा रेंज आपको देंगे और देर गुड। तो इतने इंसेंटिव के बाद दिल्ली में चलना हो तो बाइक पेट्रोल वाली लेने की मतलब बनता नहीं है, बनता है। अब तो आपके पास मतलब क्या, आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा अप्रैल 2028 के हाँ, बाद से अप्रैल तो कहानी 2028 खत्म है आपकी। हाँ, ये तो बड़ी अप्रैल 2028 को तो आप खरीद ही नहीं सकते, रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। तो बाइक वाइक लेना हो तो बिल्कुल आप जो है सो इलेक्ट्रिक पे जाइए। और आपने बड़ा अच्छा बताया था, शौकीन है खूब धूमधाम वाला, तो उसकी बाइक है। और अपने रोजमर्रा के काम एग्जैक्टली वो भी खरीदिए। और वो जैसा मैंने कहा कि उसमें चूंकि इलेक्ट्रॉनिक और टेक पार्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो कई बार होता है कि आप उसको इको मोड और स्पोर्ट मोड में चला सकते अच्छा हैं। तो उसमें इको मोड में डालें तो आपको 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा आपको रेंज मिल जाएगा, नहीं तो स्पोर्ट मोड में डालें तो आपको रेंज कम मिलेगा। उसकी बैटरी कितनी चलती है? 90-120 किलोमीटर के आसपास कुछ कुछ रेंज उस तरह से, जो मैंने जितने चलाए हैं ना, आमतौर पर वो 100 के ±20 मान लीजिए, ऐसा रेंज मुझे देखने को मिला है। ठीक है, आपकी बात मान ले किसी ने ईवी खरीद लिया, पछताएगा तो नहीं? क्योंकि चार्जिंग का तो बड़ा झंझट रहता है। नहीं, अब ईवीज़ को लेकर मेरे ख्याल से वो पछताने वाली बात नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि आमतौर पर 90% 85% के आसपास लोग घर पे चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, घर पे कैसे चार्ज करते हैं? अपना प्लग में लगा देते हैं? घर पे आप प्लग में, अगर टू व्हीलर की बात करें, टू व्हीलर में आपका ऑप्शन, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है। कुछ कुछ टू व्हीलर्स में आप अपने बैटरी निकाल भी सकते हैं, तो आप घर पे ले जाके चार्ज कर सकते हैं। बैटरी का साइज़ छोटा होता है तो उसको चार्ज करने में वक्त कम लगता है। कार की अगर बात करें तो वही होम चार्जिंग जो जिनको अवेलेबल है, मैं हमेशा उनको वही कहता हूँ, घर के पास अगर चार्जिंग की फैसिलिटी है तो फिर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीद सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे कार जो ओनर्स हैं ज़्यादातर वो घर पे ही चार्ज करते हैं, और बहुत ज़रूरत पड़े तो आप बाहर जाकर के मॉल में, और बाकी बहुत सारे चार्जिंग ऐसे ऐप्स हैं, जब आप उसको सर्च करेंगे प्राइस उसकी ज़्यादा होती है, लेकिन वो चार्जिंग ऐप्स आपको वो चार्जिंग की सुविधा आपको मिल जाती है। तो बहुत ज़्यादा आप, ऐसा नहीं होता कि फंस जाते हैं। अच्छा, मान लें कि अपार्टमेंट में घर ले लिया, 20वीं मंजिल पे घर है, तो कार कैसे चार्ज करें? ये एक बहुत बड़ा पंगा है, बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर मैं कहूँ, जैसे मैं 17वें माले पर रहता हूँ, वहाँ पर 7वें तक तो ठीक है, तार तो जोड़ के पहुंचा। 17वें पे 17वें पे ना तो मुश्किल वहाँ है। पे तो ना तो कार क्योंकि, जाएगी ना तो चार्जिंग स्टेशन हाँ, नीचे आएगा। क्योंकि कुछ लोग हैं जो तार गिरा के करते हैं, बट उसमें आप जो सोचिए इलेक्ट्रिसिटी का लॉस भी होता है, और और वैसे रिस्की तो भी आप है। चार्ज, रिस्की भी है, क्योंकि तो सोसाइटी में लगाते नहीं है चार्जिंग स्टेशन? जी सोसाइटी में लगाते हैं, बट जो पिछले जो मेरी बात हुई थी उस हिसाब से वो एडवाइजरी दी है, क्योंकि अब देखिए बहुत सारे जो सोसाइटीज़ हैं वो नए बने हैं, हाल के बने हुए हैं, या बन चुके हैं, बन रहे हैं। तो मेरे मतलब जो जो डायरेक्टिव था, सॉरी, जो डायरेक्टिव है नई सोसाइटीज़ के लिए, वहाँ पर तो चलो ठीक है बनाएंगे, पुराने में क्या होगा? पुराने में कुछ करना चाहिए इन लोगों को। पुराने में करना चाहिए। कुछ कुछ जो है RWA अपने इनिशिएटिव लेके उन्होंने लगाए हैं, कुछ कुछ में नहीं लगाया है। लेकिन अगर एक मुद्दा जो देखें, जो उस दिन हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने उठाया था, वो बिल्डिंग बाय लॉज के हिसाब से है या जिस भी हिसाब से है, फायर सर्विस वाले जो हैं वो अंडरग्राउंड पार्किंग में जो चार्जिंग पॉइंट्स लगाया हुआ है उनको हटाने की बात कर रहे हैं, और कई जगह पर हटाया भी है। वो सहूलियत नहीं है देगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, वो पॉजिटिव नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, क्योंकि वो एक जो डिस्करेज करेगा किसी बायर को, क्योंकि उससे दो संदेश आप दे रहे हैं। एक तो चार्जिंग आपकी असुविधाजनक हो जाएगी, दूसरी ये कि चार्जिंग अंडरग्राउंड में इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज करना अनसेफ है, इस वजह से हटा रहे हैं। इसका मतलब आप ये मैसेज दे रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी अनसेफ है। इलेक्ट्रिक गाड़ी अनसेफ तो है। मुझे लगता है कि चूंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां कम थी तो लोग इस तरह के धारणा थे। अब गाड़ियां अगर बढ़ेंगी इस पॉलिसी के बाद तो दबाव बनेगा अथॉरिटी के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, RW के ऊपर, तो शायद ये सब चीज़ें आगे बढ़ी। एक चीज़ और मैं फटाफट आपसे पूछ लूँ, वो है हाइब्रिड को लेकर। क्योंकि मैं तो जितनी गाड़ियों को देखा तो मुझे सबसे मज़ेदार हाइब्रिड लगा कि भाई चल रही है बैटरी पे, बैटरी खत्म हो गई तो पेट्रोल पे चली जाएगी, टेंशन आपका नहीं है। लेकिन अब ये सारे पॉलिसी में हाइब्रिड को तो छोड़ दिया, क्या माजरा है? ये समझ में थोड़ा सा नहीं आता, क्योंकि हाल फिलहाल में कुछ जगह पर हमने हाइब्रिड को के ऊपर इंसेंटिव देखा था, लेकिन ये एक और संदेश देता है या एक और मैसेज देता है कि सरकार किस तरह से फ्यूचर में मोबिलिटी को देख रही है, ट्रांसपोर्टेशन को देख रही जो है। सरकार चाहती है तो माई वे तो हाईवे रही है सीधा, हाँ, बीच वो में भी कहीं है, मत जाइए। प्लस ये है कि हाइब्रिड को वो इंटरमीडिएट ही देख रही है। हाइब्रिड के ऊपर पूरी दुनिया में ना बहुत बहस चल रही है। अगर आप एक इसका कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा देता हूँ, अगर जापानीज़ कंपनीज को देखें
तो जापान में आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या आपको कम लगेगी और जापानीज़ मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो हमेशा हाइब्रिड के ऊपर ही जोर देते हैं। यहाँ भारत में भी अगर हम देखें तो टोयोटा और मारुति या इनके इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ सबसे ऑलमोस्ट सबसे बाद में आई हैं, क्योंकि वो हमेशा से हाइब्रिड के ऊपर जोर देते हैं। जो सरकार की तरफ से जो भारत की जो स्टोरी है उसमें एक कंफ्यूजिंग मामला ये है कि एक टाइम में माइल्ड हाइब्रिड के ऊपर भी सब हाइब्रिड का डिस्काउंट लेने के लिए आमादा थे। अब माइल्ड हाइब्रिड में कुछ नहीं है, आपने ब्रेक लगाया रेड लाइट के ऊपर और गाड़ी थोड़ी देर के लिए बंद हो गई और वो थोड़ी देर वही जो है उसको छोटा सा बैटरी आपने लगा दिया, उससे आपने कहा कि ये गाड़ी जो ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप हो रही है, ये बैटरी ये तेल बचा रही है, ये माइल्ड हाइब्रिड हो गई करके। वो उस चक्कर में जो है हाइब्रिड का थोड़ा सा नाम मेरे हिसाब से ख़राब हुआ। अब जो है अब हाइब्रिड का जो मामला है वो दूसरे डिस्कशन में जा चुका है कि हम इसको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के तौर पर देख रहे हैं या नहीं। अगर हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के तौर पर नहीं देख रहे हैं तो फिर अभी हम कस्टमर्स को क्यों खरीदवाना नहीं चाहिए, उनको डिस्करेज करना चाहिए। अब हाइब्रिड अब तो एक हमने देखा इंटरनेशनल, एक इंडिया में पॉलिसी लेवल पे एक जो बड़ा रोल है या हाइब्रिड की बड़ी कहानी है वो ये है कि जब से मार्केट लीडर जो है भारत की मारुति सुजुकी ने डीजल गाड़ियों को बंद किया है तो डीजल का जो स्पेस है एक तो श्रिंक हो रहा है, दूसरा बहुत सारे कस्टमर्स डीजल को अभी भी रेलेवेंट मान रहे हैं। डीजल अभी भी पैसेंजर सेगमेंट में रेलेवेंट है। वो चर्चा अलग थी कि डीजल की सब्सिडी बड़े एसयूवी वालों को मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, वो बेकार का पैसा या सब्सिडी का पैसा ही ना मेरे, वो अलग बहस थी। डीजल का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आपको ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी वो डीजल गाड़ियाँ दे रही थी। अब वो जो है पेट्रोल के ऊपर जब आप शिफ्ट करते हैं तो फ्यूल एफिशिएंसी आपकी कम हुई तो वो गैप कहाँ से भरेगा। और इस चक्कर में जो बहुत सारे जो कस्टमर हैं वो डीजल की जगह उन्होंने हाइब्रिड को अपना एक ऑप्शन माना, क्योंकि अगर आप पेट्रोल के साथ बैटरी लगा दीजिए तो आप 10%, 15%, 20% जिस तरह बैटरी साइज़ है जो आप पेट्रोल में 17 की माइलेज ले रहे थे या आप हाइब्रिड में 27 की 26 की ले रहे हैं, तो वो एक गैप जो था वो डीजल वाला भर दिया हाइब्रिड ने एक तरीके से। दूसरी जो समस्या है वो है इलेक्ट्रिक की जो रेंज एंजाइटी थी उसको दूर किया इसने कि चलिए बैटरी आपके पास एक बैटरी पेट्रोल निकल के लंबे सफर पे बैटरी खत्म हो गई तो पेट्रोल तो चला ही लेगा। ये तीन पहलू हैं हाइब्रिड के जो हाइब्रिड की स्टोरी को काफ़ी कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। अब जो है मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इस वाले अनाउंसमेंट में उसको हटाया गया या जिस तरीके से डिस्कशन हम देख रहे हैं वहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद सरकार सोच रही है कि आने वाले वक्त में हाइब्रिड को लेके बहुत ज़्यादा हाइब्रिड को बढ़ावा नहीं देना मॉनिटर कर पाना मुश्किल होता होगा कि भाई पता नहीं क्या करा। दूसरा जब चलना है ईवी पे तो सीधा ईवी पे चलो, पैसा हम दे रहे तो ईवी पे जाओ, नहीं जाना तो अपना पॉकेट से उठाओ खर्चा। लेकिन एक कंज्यूमर के नाते हाइब्रिड थोड़ा सा ज़्यादा सुकूनदायक लगता हाँ, था क्योंकि हाइब्रिड में एक थोड़ी सी हम अपने दर्शकों को एक कॉन्टेक्स्ट ज़रूर देना चाहिए कि हाइब्रिड में बहुत सारे जो हाइब्रिड के पक्षधर हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ईवीज़ में अभी भारत के लिए स्थिति इतनी ज़्यादा साफ नहीं है, क्योंकि लगभग 2/3 पावर जनरेशन आपका हाइड्रोकार्बन कोयला जलाने से होता है। तो जो जापानीज़ जो कंपनी है वो जो दलील देती हैं कि वेल टू व्हील में अभी भी जितना ईवी को साफ समझ रहे हैं उतना नहीं है। जैसे हमारे थोड़े दिन पहले टोयोटा से वो बात भी हुई एक थी, कंसर्न एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आप यहाँ टेल पाइप एमिशन दिल्ली में नहीं हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं तो बिजली जनरेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं बैटरी भी तो बन रहा है, कहीं बैटरी बन रहा है, उसके लिए माइनिंग भी हो रही है, बैटरी को सप्लाई भी है, तो वो सारी चीज़ें वो कॉम्प्लेक्स लेकिन मोटा मोटी है कि कस्टमर के लिए दिल्ली की ईवी पॉलिसी आने के बाद ईवी खरीदने में पहले जो झिझक थी वो झिझक काफ़ी हद तक कम हुई, चूँकि इंसेंटिव ठीक ठाक मिल रहा है। और 32,000 चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में लगाया जाएगा इस पॉलिसी में कहा गया। अब चार्जिंग स्टेशन कितने काम करेगा तो ऊपर वाला जाने, सरकार किस तरह से मॉनिटर करती है। लेकिन आपने बखूबी बता दिया कि दिल्ली में रहना चलना फिरना है तो ईवी पे रहिए, कहीं कोई टेंशन नहीं है। और आप भी सोच लीजिए, हिसाब किताब लगा लीजिए, बहुत सारे पैमाने क्रांति संभव जी ने बताया है और आपके पॉकेट में कौन सा पैमाना सूट करता है आप फैसला उसी हिसाब से लीजिए। और ईवी पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि फिर नवंबर आते आते आप ये मत कहिए कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा दिल्ली में होगी।